स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते तो हम क्वाइट श्योर कि आपने इस तरह का माहौल जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर, जहां पे विजिबिलिटी काफी पुअर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी पुअर है। और अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते तो अगर आपने न्यूज़ चैनल ओपन किया है तो आपने ये सारी खबरें जरूर देखी होंगी विंटर के दौरान कि दिल्ली एक गैस चेंबर बना हुआ है, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी पुअर है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, डिसीज स्प्रेड हो रही है। इस तरह की चीजें आपने जरूर सुनी होंगी, राइट? अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑल्सो। इनफैक्ट मेरा खुद का निजी अनुभव है, आई थिंक 2016-17 की बात होगी, ये विंटर में प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है। इनफैक्ट कोविड-19 आने से पहले ही विंटर में मास्क पहनना पड़ता था इन दिल्ली। मुझे याद है विविडली, 2017 की बात होगी, 2017 में विंटर में हम लोग एक मैच देखने गए थे। दिल्ली में एक क्रिकेट मैच हो रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था। टेस्ट मैच में ज़्यादा लोग जाते नहीं है तो आसानी से टिकट मिल जाता है। तो एक टेस्ट मैच देखने गए थे, इंडिया श्रीलंका का मैच था, मुझे याद है, जहाँ पे श्रीलंका के प्लेयर्स ने उल्टी कर दी थी बिकॉज ऑफ द पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडियन प्लेयर्स के साथ भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। इनफैक्ट इट हैड बिकम अ बिग इशू ऑल्सो, राइट? तो ये प्रॉब्लम काफ़ी प्रोमिनेंट है दिल्ली में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोविड-19 आने से पहले ही मास्क का कल्चर है दिल्ली में, स्पेशली इन द विंटर्स। बट अगेन, जोक्स अपार्ट, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी इशू के बारे में कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी पुअर हो जाते हैं, स्पेशली इन द विंटर्स। अब ये क्यों होता है? अगेन, वी डू अंडरस्टैंड, जब भी हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, मतलब इट इज कनेक्टेड टू पोल्यूशन, राइट? पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। अब दिल्ली में ही स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द ज्योग्राफी ऑफ दिल्ली ऑल्सो। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दिल्ली लैंडलॉक्ड है और ठंड में क्या होता है कि हवा ऊपर जा नहीं पाती। यू डू अंडरस्टैंड दैट वार्म एयर असेंड्स अप, लेकिन टेम्परेचर इतना डाउन है, कोल्ड एयर होती है तो वहीं पे कोल्ड एयर पैक हो जाती है और एक गैस चेंबर बन जाता है दिल्ली। अब इसके लिए ऑफ कोर्स पोल्यूशन के लिए, इस इमेज में आप देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां हैं, राइट? दिल्ली में मैं कहूँगा NCR रीजन में 2 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। हर एक व्यक्ति के पास एक गाड़ी तो आपको मिल ही जाएगी। तो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है, व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके प्रति, राइट, ऑड इवन स्कीम एटसेट्रा हम लोग पहले देख चुके हैं। बट एक और दूसरा मेजर कंट्रीब्यूटर है, वो है स्टबल बर्निंग। हम क्वाइट श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा, स्टबल बर्निंग इन द अदर स्टेट, स्पेशली इन हरियाणा एंड पंजाब, जहां पे पराली जलाने की वजह से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी पुअर हो जाता है। तो आज हम लोग इसी स्टबल बर्निंग इशू के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसकी रेजोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले। इनफैक्ट चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है ये: discuss the issue of stubble burning in northern Indian states, which is a big contributor to the serious problem of poor air quality in the New Delhi region or the NCR region मैं कह सकता हूँ। और इसके प्रति सरकार की क्या इनिशिएटिव्स है? What is government doing to resolve this particular issue of mismanagement of crop residue और mismanagement of stubble, यानी कि जो पराली बची हुई है उसकी मिसमैनेजमेंट हो रही है, उसको जलाया जा रहा है, उसके प्रति सरकार क्या कर रही है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और प्रेडोमिनेंटली मैं कहूँगा हमारा डिस्कशन इस सेकेंड पार्ट पे होने वाला है, जहाँ पे हम लोग एक रेजोल्यूशन की बात करने वाले हैं, एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। दिस माइट बिकम अ गेम चेंजर इन फ्यूचर। इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन होने वाली। इनफैक्ट इस सवाल के प्रति आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो दैट, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन के लिए। उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने की आशा रखते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं, देन दिस इज द स्टॉप फॉर यू। स्टडी IQ इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। इनफैक्ट हमारा जो फाउंडेशन बैच है 2024 के लिए, इट इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड वन ऑफ द अफोर्डेबल प्रोग्राम फॉर योर प्रिपरेशन। ये एक सोल्यूशन है आपके लिए। केवल 19,000 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइव, और यहाँ पे आपको 1000 घंटों से भी ज़्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, जहाँ पे आपकी बेसिक प्रिपरेशन कराई जाएगी फॉर द एंटायर जनरल स्टडीज़। इसके अलावा 1.5 साल का कोर्स है। दिस इज द आइडियल टाइम फॉर यू टू स्टार्ट। एक्चुअली अगर आप अभी शुरू करोगे, यू विल हैव अ हेड स्टार्ट, राइट? हेड स्टार्ट आपकी रहेगी। आप जो बेसिक्स है उसको आप बिल्ड करोगे, स्ट्रेंथन करोगे। कंटिन्यूसली MCQ सोल्यूशन चलेगी, कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलेगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कंटिन्यूसली चलेगी, ताकि आप 2024 में तैयार रहे फॉर द प्रीलिम्स, फॉर द मेंस एंड फॉर द इंटरव्यू एज वेल। सो जस्ट गो टू आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप टू नो मोर अबाउट दिस एंड एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपको ध्यान रखना है, ये कोर्स शुरू हो रहा है 14 नवंबर से, यानी कि आपके पास 1.5 महीने इस साल के बचे रहेंगे, पूरा अगला साल और 2024 के मिड तक प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी एंड वी विल बी देयर विथ यू। सो एनरोल फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल। चलिए
चर्चा शुरू कर, लेट्स गेट बैक टू डिस्कशन एंड टॉक अबाउट स्टबल बर्निंग। देखिए, मैंने आपको बताया स्टबल बर्निंग के एक पॉसिबल सॉल्यूशन या फिर रेजोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने की जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनेगी आपके लिए ऑन हाउ टू प्रिपेयर एनी टॉपिक, क्योंकि स्टबल बर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको मल्टी डायमेंशनल प्रिपरेशन की जरूरत है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोणों से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। और ये ऐसा टिपिकल टॉपिक है जहां पे मैं कहूंगा आपको इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी। देयर इज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू इट, देयर इज अ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव टू इट। हम लोगों ने ऑलरेडी दिल्ली के बारे में बात कर दी, दिल्ली की ज्योग्राफी कुछ इस तरह से, पराली आपको जल रही है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत यूनिक प्रॉब्लम है जिसके अलग अलग डायमेंशन है। अब इट इज ऑल्सो आई वुड से अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अब कैसे? देखिए, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम तो आपको है ही है, दिल्ली का AQI प्रॉब्लम हो चुका है। ज्योग्राफी, बिकॉज ऑफ द दिल्ली ज्योग्राफी इट बिकम्स अ गैस चेंबर, राइट? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड। ये क्यों होता है? देखिए, अब ये जो किसान है, अगर ये पराली जला रहे हैं, ये क्यों जला रहे हैं आपको समझना है। अब इंडिया में देखिए, क्रॉपिंग सीजन, मेजर क्रॉपिंग सीजन है, एक है खरीफ और एक है आपका राबी, राइट? ये आप जानते हैं। अब खरीफ के दौरान आपने ये फसल बोई है बेसिकली, और इसके आपने हार्वेस्टिंग की, कटाई की है अभी, और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा लैंड है। तो अगर आपको ये पराली जमा करनी है और इसको मैनेज करना है तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होगी। आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि आपको राबी की क्रॉपिंग भी करनी है। इनफैक्ट अभी राबी की क्रॉपिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, विंटर क्रॉपिंग जो है राबी की ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, कई सारे राज्यों में ऑलरेडी हो भी चुकी है। जैसे हमारे यहाँ पे, हमारे गाँव में कई लोगों ने राबी क्रॉपिंग ऑलरेडी कर दिए। वी आर लिटिल बिहाइंड बट स्टिल, राइट? इसका मतलब है देयर इज वेरी लिटिल टाइम, और इसीलिए किसान क्या करते हैं, शॉर्टकट सॉल्यूशन के जाते हैं कि आप जला दीजिए सीधे पराली, इसको क्यों कलेक्ट करना है, जला दीजिए। अब जलाते हैं, जो गैस निकल रही है, इट इज कॉजिंग पोल्यूशन, इट इज कॉजिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब ये पॉलिटिकल इशू क्यों बनता है? पॉलिटिकल इशू बनता है क्यों? क्योंकि देखिए, अब पराली जल रही है पंजाब में, पराली जल रही है आपकी हरियाणा में, पराली जल रही है आपकी ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, प्रॉब्लम हो रही है न्यू दिल्ली में, यानी कि अलग अलग राज्यों के किसान जला रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम हो रही है किसी और यूनियन टेरिटरी में। सो इट इज अ पॉलिटिकल इशू। आई वुड से अंडर पॉलिटी ऑल्सो इट इज अ क्लासिक केस ऑफ अ फेडरल इशू, कि यहां पे फेडरलिज्म विल बी एट टेस्ट, कि आपको अलग अलग राज्यों को कोलैबोरेट, अलग अलग राज्य आपको कोलैबोरेट करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर इशू पे, राइट? सो आई होप कि स्टबल बर्निंग इज नॉट अ यूनिडायमेंशनल इशू, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल इशू, और इसके लिए अलग अलग राज्यों को साथ में आने की जरूरत। इसके अलावा हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में मैंने आपको एक फूड फॉर थॉट दिया है कि कैसे हम लोग स्टबल बर्निंग को हिस्ट्री के साथ भी जोड़ सकते हैं, यानी कि प्रीवियस इवेंट्स के साथ भी हम लोग जोड़ सकते। तो मैं आपको एक क्यों बताया, लास्ट 5 मिनट्स डिस्कशन ये क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज अ टेम्पलेट फॉर यू टू प्रिपेयर एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक को आपको अलग अलग डायमेंशन से आपको प्रिपेयर करना है, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज आपको करना है, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली उस टॉपिक को समझे, राइट? दैट्स योर जॉब। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैंने आपको बताया स्टबल बर्निंग एक प्रॉब्लम है, उसकी सोल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब सरकार को ये पता है प्रॉब्लम हो रही है, हर साल दिस इज हैपनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया 2016-17 में तो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया था। तो दिस प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग ईयर आफ्टर ईयर। अब सरकार क्या करे, सरकार है स्वूप्ड इन, सरकार अलग अलग स्टेप्स ला रही है। 2 तरह के सॉल्यूशंस के ऊपर उन्होंने फोकस किया। एक है इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। अब इन सीटू मतलब जहां पे किसान काम कर रहा है यहीं पे मुझे कुछ करना है। अब किस तरह के सॉल्यूशंस आ गए? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू CRM, यानी कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आई है, जहां पे किसानों को बेसिकली सब्सिडी मिलेगी। किसके लिए सब्सिडी मिलेगी? आपको मशीन्स के लिए, CRM मशीन से प्रोक्योर कर सकते हो, अच्छे से आप क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा हाई यील्डिंग वेराइटीज पैडी के बनाए गए शॉर्ट ड्यूरेशन वाले, यानी कि आपके पास समय ज़्यादा बचे। मैंने आपको बताया प्रॉब्लम है समय की, खरीफ की क्रॉपिंग की है आपने, उसके बाद फसल कटाई हुई, आपके पास बहुत कम समय बचा है, राबी की क्रॉपिंग करनी है, राइट? तो इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वैराइटीज डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग शेड्यूल की बात करें, यानी कि एक एरिया के किसान थोड़ा हार्वेस्टिंग अभी करे, यानी कि एक एरिया के किसान हार्वेस्टिंग करे, उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग शेड्यूल बनाएंगे तो हम लोग एक ही साथ बहुत ज़्यादा पराली नहीं आएगी, स्टैगर्ड वे में हम उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल हम लोगों ने चर्चा की थी पूसा का बायोडिकम्पोजर आया इन सीटू, यानी कि
अगर इस जगह पे पराली है तो इस पे बायो डिकम्पोजर आप स्प्रे कर दोगे तो वहीं पे वो डिकम्पोज हो जाएगा और आपकी अगली फसल के लिए वो एक मैन्योर भी बनेगा, राइट। इसके अलावा सरकार बहुत सारे XC2 सॉल्यूशंस की भी बात करे। XC2 क्या है? पराली जमा कर लीजिएगा और पराली को बायोमास बना दीजिए, जला दीजिए, उसको पावर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पराली का इस्तेमाल करेंगे फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, एज एन इनपुट फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, या फिर पैलेटाइजेशन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस पराली को जमा करेंगे, कंप्रेस करेंगे, छोटे छोटे पैलेट्स बनाएंगे। और ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में अभी ऑलरेडी 5%, 10%, 20% आपको बायोमास पैलेट्स इस्तेमाल करने होंगे, तो पैलेटाइजेशन भी एक सोल्यूशन है। या फिर आपको एज अ फ्यूल फॉर इंडस्ट्रियल बॉयलर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पैकेजिंग मटेरियल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया हुआ है, राइट। अगेन अलग अलग चैलेंजेस है क्योंकि पराली बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करें, ये एक चैलेंज बन चुका है सरकारों के लिए। अब इसके प्रति एक पर्टिकुलर XC2 सोल्यूशन आया है विच इज शोइंग अ वेरी वेरी गुड फ्यूचर। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक रीन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन के बारे में, परहैप्स दैट माइट गिव अस अ सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज दिस सोल्यूशन? तो इस सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दिस सोल्यूशन इज कनेक्टेड टू बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन करनी है। ये एक सोल्यूशन अभी सोचा जा रहा है सरकार द्वारा। इनफैक्ट इसको बहुत भारी मात्रा में डेवलप करने की अभी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनेगा। हम जानते हैं कि पराली बहुत ज़्यादा है, पराली को अगर हम लोग एक प्रीकर्सर बनाएंगे टू प्रोड्यूस बायोगैस, इट वुड बी अ रीन्यूएबल सोल्यूशन, इज इट? इसीलिए सरकार ने हाल ही में क्या किया है, संगरूर जिले में, पंजाब में संगरूर जिला है, संगरूर में एक गांव है भुट्टल कालान, वहां पे ऑलरेडी एक बायोगैस का प्लांट कमीशन हो चुका है। उसकी कैपेसिटी है 33.23 टन्स कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन पर डे। और ये जो कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज बीइंग गिवन टू IOCL, यानी कि अभी एक सॉल्यूशन की बात की जा रही है जहां पे पराली जो आएगी, पराली को कलेक्ट करना है, पराली को आपको कंप्रेस बायोगैस, पराली से कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस करना है। बेसिकली वेस्ट टू फ्यूल सॉल्यूशन है ये। अब सबसे पहली चीज, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फीजिबिलिटी लेटर, बट सबसे पहले ये कंप्रेस बायोगैस है क्या? क्योंकि यहां पे मैं कहूंगा आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अलग अलग MCQ बन सकता है। अब सिंपल एक सवाल मैं आपको बना सकता हूं, कंप्रेस्ड बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में अंतर क्या है, राइट? इनफैक्ट इस तरह के सवाल ही है जो मैं कह सकता हूं कि एस्पिरेंट्स गलत करके आते हैं। काफी सिंपल सा सवाल है। अब बायोगैस मतलब क्या है? इट इज बायोगैस, इट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्ट, राइट? इनफैक्ट हमारे गांव में मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले हमारे पास एक बायोगैस प्लांट था। बायोगैस प्लांट हम लोग गांव में गोबर गैस भी कहा करते हैं, राइट? गोबर बेसिकली गोबर या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो एक डाइजेस्टर में डाला जाता है जिससे बायोगैस आता है, राइट? सो बायोगैस को कंप्रेस करके हम लोग उसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही है प्लान कि कंप्रेस बायोगैस हम प्रोड्यूस करें। अब बायोगैस होता क्या है? विच कम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस। देखिए हम लोग कैसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक हमें एनाएरोबिक डाइजेस्टर तैयार करना पड़ता है। अब बड़ी कैपेसिटी हो मतलब बड़ा वाला डाइजेस्टर आपको चाहिए, और यहां पे आपको इंश्योर करना है कि ऑक्सीजन ना हो, बिकॉज इट इज एनाएरोबिक डाइजेस्टर, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी इनपुट है, जैसे लाइफ स्टॉक वेस्ट, मैं आपको एग्जांपल दिया गोबर गैस का, या फिर आपको क्रॉप रेसिड्यू जो रहेगा यहाँ पे आएगा स्पेसिफिकली, जो आपकी पराली या फिर स्टबल आएगी तो आप एनाएरोबिक डाइजेस्टर में डालोगे, वो डाइजेस्ट हो गया, बायोगैस आपका निकलेगा। बायोगैस से आप बायोमीथेन लोगे और बायोमीथेन को आप फ्यूल करके इस्तेमाल करोगे व्हीकल्स के लिए, राइट? दैट्स द बेसिक आइडिया, सिंपल, राइट? अब उसी के हिसाब से नेचुरल गैस क्या होता है? देखिए बायोगैस प्रिडोमिनेंटली मीथेन होता है। प्लीज रिमेंबर, बायोगैस इज प्रिडोमिनेंटली मीथेन, 90% मीथेन। इसको प्यूरिफाई करना होता है। अब क्योंकि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ कंप्रेस बायोगैस, तो हाई क्वालिटी चाहिए मुझे, IOCL के देना है, तो 90% मीथेन होता है उसमें। बाकी जो हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, उसको हटा देते हैं। उसके बाद कंप्रेस बायोगैस सप्लाई करते हैं टू IOCL। दैट्स द बेसिक आइडिया राइट नाउ। लेकिन अगर हम लोग इसकी कंपैरिजन करें विद CNG, आपने CNG भी देखा होगा। CNG दिल्ली में काफी प्रोमिनेंट है। सारी की सारी टैक्सीज जो है, उबर, ओला एटसेट्रा, सारी CNG पे ही चलती है वहां पे। CNG और CBG में अंतर क्या है? राइट, दिस इज बायोगैस, दिस इज नेचुरल गैस। प्लीज रिमेंबर, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एस्पिरेंट्स के बीच कि आपको लगता है कि CNG इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, यस, CNG टू अ लार्ज एक्सटेंट और टू सम एक्सटेंट आई कैन से
इट इज अ क्लीनर फ्यूल इन कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में कंप्रेस नेचुरल गैस थोड़ा सा क्लीनर है क्योंकि इसकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन थोड़ी सी कम है, लेकिन ये रीन्यूएबल नहीं है। प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट रीन्यूएबल। अब नेचुरल गैस मतलब क्या है कि आपको जो नेचुरली आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल डीजल एक्सट्रैक्ट किया, वैसे ही बेसिकली आप नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। और इसके लिए काफ़ी एक्सपेंडिचर लगता है, पाइपलाइंस लगते हैं एटसेट्रा, राइट। तो काफ़ी फायदेमंद होगा सीबीजी। तो यही सोल्यूशन सरकार अभी एक्सप्लोर कर रही है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो पहले से ही गांव में चल रहा था, लेकिन अभी ऐसा क्या स्पेशल है कि हम लोग पराली से इसको बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों सरकार इसके ऊपर फोकस करी? क्योंकि इसकी सस्टेनेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कितना पैसा लगेगा प्लांट बनाने के लिए, कितना आउटपुट आएगा, क्या ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बनेगा? और इसका आंसर बहुत हद तक हम लोग यस बता सकते हैं अभी। क्यों? क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में नीति आयोग ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक रिसर्च स्टडी की हुई है, जहां पे इन्होंने पराली की सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक C2 सॉल्यूशंस के बारे में एक स्टडी स्पॉन्सर की थी। और उस स्टडी ने बताया है, टेक्निकल कंसल्टेशन होने के बाद इन्होंने बताया है स्पेशली, और इन्होंने जीरो इन किया है पंजाब को। पंजाब में अगर हम लोग मोबिलाइज करेंगे राइस सा, यानी कि पैडी का जो स्ट्रॉ बचेगा, पैडी की जो पराली बचेगी, अगर हम लोग उसको मोबिलाइज करेंगे, उसको खर्चा लगेगा अप्रोक्सीमेटली 2200 करोड़ कलेक्ट करने के लिए, और स्टोर करना है 20 दिन पीरियड के लिए, क्योंकि आपको डाइजेस्टर में डालना है। तो 20 दिन पीरियड के लिए स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए 2200 रुपये का खर्चा लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड इनिशियल फंडिंग एटसेट्रा, राइट। वायबिलिटी गैप फंडिंग वगैरह करके हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कलेक्शन इज स्टिल एन इशू, बट इन्होंने बताया कि इट इज़ अ वायबल सोल्यूशन, कि अगर हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कलेक्शन में पैसा डालेंगे, अगर हम लोग अच्छी सप्लाई लाइन बनाएंगे पराली को सप्लाई करने की टू द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, देन ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी हम लोग कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान है, अभी किसानों को दिक्कत क्या हो रही थी कि भैया सबसे पहले मुझे पराली को कलेक्ट करना है और फिर उसको मुझे मैनेज करना है, कैसे मैं मैनेज करूँ? इसीलिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है भैया बत्ती जला दो और जल जाएगा। लेकिन अभी अगर एक इंसेंटिव मिलेगा, किसान को इंसेंटिव मिलेगा, तो यहाँ पे स्टडी ने बताया कि 550 रुपये से 1500 रुपये टन तक इनपुट मिल सकती है। अगर आप पराली दोगे तो प्रति टन आपको इतना पैसा मिल सकता है। तो ये काफ़ी फीजिबल है, ये बताया गया। और इसी प्लान पे एक प्लांट भी शुरू हुआ, मैंने आपको बताया, इन संगरू। अब एडवांटेजेस क्या होंगे? व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस? सबसे पहले तो भैया आप रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट करो, यानी कि आप जला नहीं रहे हो, यानी कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आपकी डाउन हो रही है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इसके अंदर लॉजिस्टिकल इशू बहुत सी आ सकती है। बिल्कुल लॉजिस्टिकल इशू आएगी, सबसे बड़ी लॉजिस्टिकल इशू तो आएगी कि भैया सर इसको मैं कलेक्ट करके कंप्रेस बायोगैस प्लांट तक कैसे लेकर जाऊँ। अब यहाँ पे सरकार का रोल आएगा, किसानों का रोल आएगा, और मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योर का रोल आएगा। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सोल्यूशन से पंजाब में एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ सकती है। फॉर इंस्टेंस समझ लीजिए, मैं एक कंप्रेस बायोगैस प्लांट बनाना चाहता हूँ, तो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, सरकार मदद प्रोवाइड करेगी, और मैंने बना दिया। और यहाँ पे वेरी सिमिलर टू द शुगर केन मॉडल, जैसे हम लोग शुगर केन करते हैं कि शुगर केन की जो मिल चल रही है वहाँ पे आपको शुगर केन आप किसानों से लेकर आओगे, वैसे ही समझ लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने अपना कंप्रेस बायोगैस प्लांट बना दिया। तो मैं क्या करूँगा, समझ लीजिए संगरूर में बना दिया, तो संगरूर के किसान है या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ मैं कोलैबोरेट करूँगा और उनकी पराली वो कलेक्ट करके रखेंगे, मैं जाके उनसे ले लूँगा और प्रति टन मैं उनको पैसा दूंगा, यानी कि इनकम भी फार्मर्स की बढ़ सकती है। तो इट इज़ एन इंसेंटिव फॉर फार्मर्स एज वेल, ताकि ना जलाए यार, इससे भी पैसा मिल रहा है। लेकिन केवल इशू ये है, लॉजिस्टिकल इशू रहेगा कि आपको कलेक्ट करना है, किस समय पे आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि आपको रॉबी की क्रॉपिंग भी करनी है। तो इस चीज़ को धीरे धीरे जैसे सोल्यूशन और बढ़ेगा, स्केल अप करेंगे, तो प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई या फिर रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा वाई इट बिकम्स सस्टेनेबल सोल्यूशन, ऑफकोर्स रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही है। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की हमारी जो NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें भी ये बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इट इज अ विन विन सोल्यूशन फॉर फार्मर्स, अ विन विन सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट, अ विन विन सोल्यूशन फॉर द कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ओनर्स ऑल्सो। क्योंकि जैसी अब समझ लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट है तो इस प्लांट को क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इनपुट चाहिए, तो फार्मर्स से कोलैबोरेट करना है, फार्मर से कॉन्ट्रैक्टिंग करनी है, और
जो मैं बायोगैस बना रहा हूँ उस बायोगैस को मुझे बेचना है किसे, आई वुड गो टू दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, राइट, ONGC, भारत पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये जो कंपनीज है उनको भी बेच दूंगा, तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काफी फायदा रहेगा। सो इट इज अ विन विन सोल्यूशन फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस, राइट। दैट इज वाई मैंने आपको बताया एक पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है भुट्टल कालान इन संगरूर, जहां पे जैसे कैपेसिटी है 33 टन कंप्रेस बायोगैस पर डे। इसके अलावा पंजाब सरकार की जो एजेंसी है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने ऑलरेडी 42 एडिशनल CBG प्रोजेक्ट्स जिसकी टोटल कैपेसिटी है 492.58 टन पर डे, इसको उन्होंने ऑलमोस्ट अप्रूवल दे दी है। चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, अभी डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें लोकेशंस की, मैंने आपको बताया था नीति आयोग और FAO की स्टडी हुई थी जिन्होंने राइट नाउ पंजाब को जीरो इन किया था। पंजाब में भी कुछ सेंटर्स बताए गए जैसे कि संगरूर, लुधियाना और बरनाला। यहाँ पे आगे चल के हम लोग और भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं फॉर द कंप्रेस्ड बायोगैस। अगेन अर्ली डेज फॉर दिस सोल्यूशन, बट काफ़ी प्रॉमिसिंग इसके प्रॉस्पेक्ट से फिर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हमें दिखाई दिए। तो अगर ये एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बनेगा, सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर एवरीबडी, फार्मर्स के लिए, सरकार के लिए और जिन लोगों का प्लांट है उनके लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन बनेगा, बहुत ही अच्छा विकल्प बनेगा जिससे कि हम लोग पराली की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर इस चीज़ पे कोई अपडेट आएगी तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। आई होप कि आपको जो सवाल मैंने पूछा था उसके प्रति अच्छा फॉर्डर मिला है, स्पेशली सेकेंड पार्ट में जहाँ पे सरकार की क्या क्या इनिशिएटिव्स आपको ध्यान रखना है। इन C2 इनिशिएटिव्स यानी कि वहीं पे वही हम लोग क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज कैसे करेंगे, और XC2 क्रॉप रेसिड्यू को कलेक्ट करना है, किसी और जगह पे उसको प्रोसेस करना है। इन C2 मैनेजमेंट, XC2 मैनेजमेंट, राइट। जाते जाते आपके लिए एक सवाल है, मैंने आपको बताया था स्टबल बर्निंग इज अ टिपिकल मल्टी डायमेंशनल टॉपिक। तो यहाँ पे एक फूड फॉर थॉट है आपके लिए। एक सवाल पूछा गया, द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग स्पेशली इन पंजाब is closely tied to the state's agricultural history of the success of green revolution, right? तो do think on these lines कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस की वजह से स्टबल बर्निंग का प्रॉब्लम और भी प्रिवेलेंट हो चुका है। या फिर आप जस्ट सोचिएगा कि जो पराली जलाने की जो प्रॉब्लम है या फिर पराली की प्रॉब्लम है, क्या उसका कोई नाता है, उसका कोई कनेक्शन है विद ग्रीन रेवोल्यूशन? दैट इज द फूड फॉर थॉट फॉर यू, राइट। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार करना है स्टबल बर्निंग। इनफैक्ट लेट मी प्लान अ सेशन टू कवर the other aspect of stubble burning in near future, right? With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. Jai Hind. Hello, I am Bhavya and I have joined the Study IQ Live Foundation batch for UPSC CSC 2023. The faculty offered to us is very experienced in their fields. We also get effective doubt resolution despite the classes being online. We also get mentorship program and our doubts are effectively resolved day to day, and we also get help in planning our preparation accordingly. We also get PPT and effective notes for each and every topic so that we do not have to refer to any other books. Thank you, Study IQ. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।